नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे उपलब्ध हूँ। कह सकते हैं कि आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि आपके सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यहाँ पे घरों के विवरण पर विचार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ए है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों के छतों के साथ है मिट्टी के घरों में रहते हैं। वहीं बी है कि मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। सी है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं, बोतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बिल्कुल दोस्तों बता दें आप सभी को कि राजस्थान में जो घर बने होते हैं और ग्रामीण घरों की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे ग्रामीण जो हैं कटीली झाड़ियों की छतों के साथ साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश या मनाली में, तो घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ये गलत है। क्योंकि ऐसे घर जो है बांस के खंभों पे आपको आसाम में मिलेंगे या असम में मिलेंगे, ठीक है, मनाली या हिमाचल प्रदेश में नहीं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भारी वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं, ताकि जो है घर को डूबने से जो है वो बचाया जा सके। सी है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं, भूतल पर जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपके लेह में मकान होते हैं उनकी यही विशेषता होती है कि यहाँ पे 2 मंजिल के घर जो है पत्थरों के बनाए जाते हैं, और जो भूतल होता है, ज़मीनी तल होता है, उसको जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट जवाब है निकल के आ रहा है ए और सी। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। और सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हैं, और भाई महत्वपूर्ण हैं तो आगे आ भी सकते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है, और ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो कि कक्षा 3 से 5 तक है, जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से अवधारणाओं और सिद्धांतों को एकीकृत और सम्मिलित करता है। तो ईवीएस जो है प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता। जैसे अगर बात करें तो ईवीएस जो होता है 1 से 2 की कक्षाओं में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उस उम्र में समझने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं को यहाँ पे भाषा, गणित और कविताओं के माध्यम से जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो इसमें कह सकते हैं पुस्तकों का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि बच्चों को सोचने और देखने और करने की प्रक्रिया में सीखने और तलाशने के लिए पर्याप्त जो है वो अवसर मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और आपका विज्ञान का एकीकृत या एकीकरण रूप है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि सर्दियों में, यहाँ बात की जा रही है कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल का त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है सर्दियों में दादी का नुस्खे की बात की जा रही है कि दादी अक्सर जो है किसके घोल का उपयोग करके त्वचा जो होती है उसको रूखेपन से बचाने के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे गुलाब जल और आसूत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका।
तो यहाँ पे बात करते हैं तो नींबू का रस और दूध ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे घरों में बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। तो नींबू के रस में जो नींबू का रस होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है और एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के लिए अच्छा होता है। यह रूखी त्वचा को हटाने में भी बिल्कुल मदद करता है। वहीं अगर हम बात करें ग्लिसरीन त्वचा के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज एजेंट है। गुलाब जल रूखी त्वचा के लिए अच्छा होता है। यह एक प्राकृतिक हाइड्रेट सामग्री के रूप में काम करता है। तो इसलिए गुलाब जल, ग्लिसरीन तथा नींबू का रस ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग दादी माँ सर्दियों के मौसम में शुष्क त्वचा को मुलायम करने के लिए या त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। गुलाब जल का, ग्लिसरीन का और नींबू के रस का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रश्न देखिएगा और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अगर हम कहें तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में गांव ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होने चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि जब 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाएंगे तो ऐसी जगह को जहाँ पे भारी वर्षा होती है, तो ऐसा स्थान, तो सबसे पहले समझिएगा दोस्तों कि प्रत्येक क्षेत्र में अपना अलग अलग घर होता है जो कि वहाँ के क्षेत्र के जलवायु या परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। ठीक है, घर विशेष रूप से लोगों की आवश्यकता या ज़रूरतों के अनुरूप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश में ऐसा गाँव जहाँ के ग्रामवासी जो हैं अत्यधिक वर्षा के कारण बांस के खंभों पर, देखिए दोस्तों जहाँ पे बांस के खंभों की बात आ जाए तो घर आपके कहाँ पे होते हैं? असम में। ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं जहाँ की भारी वर्षा होती है। असम में भारी बारिश होती है जहाँ पे मकान जो हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ से जो है बचा जा सकता है और इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। घर के भीतरी भाग को लकड़ी से, घर का जो भीतरी भाग होता है, अंदरूनी भाग होता है, उसको लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि ईवीएस, देखिए ईवीएस से समूह में काम करते समय शिल्प और कलाओं को सीखना प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता की समस्या से निपटने के लिए शिक्षकों के लिए समूह शिक्षण आसान और बहुत प्रभावी रणनीति है। समूह शिक्षण सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है। बिल्कुल, समूह शिक्षण में सामाजिक संपर्क में सुधार आता है और समूह शिक्षण समय में ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर बात करें तो समूह शिक्षण होता क्या दोस्तों? सबसे पहले आप जानिएगा कि समूह शिक्षण है क्या। तो समूह शिक्षण एक ऐसी विद्या है या एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें छात्र जो हैं सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं और सक्रिय शिक्षण में शामिल होते हैं। यह एक साथ काम करके सीखने को सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। और ईवीएस में समूह में काम करते समय शिल्प और कलाओं को सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि समूह शिक्षण सहकर्मी को सीखने को बढ़ावा देता है। साथ साथ समूह में शिक्षण सामाजिक संपर्क को क्या करता है? सुधार करता है और वहीं सामाजिक संपर्क को बेहतर बनाता है और सभी बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और संचार और जीवन भर सीखने के कौशल को भी विकसित करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समूह शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है और यह सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है और सामाजिक संपर्क में सुधार लाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक संपर्क में सुधार लाता है और सहकर्मी या सहपाठी अधिगम को भी बढ़ाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। देखिए, अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उस जीव को चुनिए जो अन्य जीवों से बिल्कुल भिन्न है। कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। तो इसमें से सबसे भिन्न दोस्तों आप बता सकते हैं जो कौवा होता है सबसे भिन्न है। ठीक है, जबकि कछुआ, मछली, घड़ियाल सभी क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं और इनका निवास स्थान जल ही होता है। और ये जो होता है अगर सांस लेते हैं तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है, ये हवा में सांस ले सकते हैं या अपने विशेष अंगों अर्थात गलफड़ों के माध्यम से
या सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से जल में घुली ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। तो बात आ जाएगी कि कछुआ, मछली या घड़ियाल जो होते हैं अपने गलफड़े से जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे अच्छे हैं, ठीक है। और बात करें तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ जो है वो चर्चा करती है। और इस गतिविधियों में सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना डैश की तरफ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधों के जांच करने और विविधताओं का निरीक्षण करने में मदद करता है। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों को जांच करने और विविधताओं को निरीक्षण करने में उनको मदद मिलती है और यह छात्रों को विभिन्न पौधों के बीच समानता और अंतर के बारे में अनुमान लगाने में भी मदद करती है। यह बच्चों को सोचने, देखने और संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार का जो काम है दोस्तों यह पढ़े छात्रों के लिए जिज्ञासा को संतुष्ट और विकसित करती है। यही बच्चों को सोचने और देखने और संबंध बनाने के लिए भी प्रोत्साहित जो है करती है। तो पौधों श्रेणियों के भीतर मौजूद विविधता को देखने के लिए आकर्षित करता है। तो पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद जो विभिन्नता है या भिन्नता है उसको पता लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे उसकी तरफ जो है आकर्षित करता है या उसको जानने के लिए मजबूत करता है। तो यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया कि स्वाति जो है कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका है जो कई तरह के पौधे या बांस, गुलाब आदि पौधों को दिखाती है और उनके पेड़ के पौधों के पत्ते या आकार, तनों के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करती है। तो इसका उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य यही है कि यह बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधों को जांच करने और विविधताओं का निरीक्षण करने में मदद करता है। यह छात्रों को विभिन्न पौधों के बीच समानता और अंतर के बारे में अनुमान लगाने में भी मदद करेगा और अर्जित ज्ञान वास्तविक जीवन के अनुभवों और वस्तुओं से होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद जो है भिन्नता को जानने में मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्यापक अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल प्रशिक्षण या पाठ्य पुस्तकें। तो सबसे पहले आकलन क्या होता है जानिएगा। आकलन एक छात्र की प्रगति पर उपयोगी डेटा एकत्र करने की एक प्रक्रिया होती है और यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। आकलन की ओर प्रशिक्षण के एक साधन से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। यह छात्र कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं उससे संबंधित होता है। और आकलन अगर संकेतक की बात करें तो आकलन संकेतक सतत प्रगति की एक संकेतक को संदर्भित करता है जो बच्चों की आवश्यक क्षमताओं और कौशल की पहचान करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ईवीएस में आकलन के संकेतक निम्नलिखित शामिल होते हैं जैसे प्रयोग करना और सहयोग करना, क्षमता और कमजोरियों को स्वीकार करना और दूसरों के साथ साझा करना और काम करना आदि इसमें शामिल होता है। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संयोजक होता है? तो यहाँ पे आकलन का जो संकेतक माना गया वो सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्योंकि आकलन का संकेतक जो होता है प्रश्न करना होता है, चर्चा करना होता है, सहयोग करना, वर्गीकृत करना, न्याय और समानता की चिंता करना। बिल्कुल, जबकि यहाँ पे स्मरण या पेपर पेंसिल या पाठ्य पुस्तकें ये सभी आकलन के संकेतक नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं उनको निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों की धारणा पर, माता पिता की राय पर, प्रयोगों और उदाहरणों पर, पुस्तकों और प्रशिक्षणों पर। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पे बात करें तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों में पर्यावरण संबंधित या पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में जो बुनियादी ज्ञान है उसको प्रदान करना, ये मेन उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण शिक्षा मनुष्यों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने पर केंद्रित है और मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रदूषण, वनों की कटाई, अपशिष्ट उत्पादक या ग्लोबल वार्मिंग जैसी वास्तविक विश्व की समस्याओं को हल करना। एक शिक्षक पर्यावरण जागरूकता प्रदान करने और छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अवधारणा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। तो यहाँ पे
बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के दृष्टिकोण अवधारणाओं को बदलना। तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक को निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पे बच्चों की धारणाओं पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अगर कहें तो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो बिहार के लोगों के मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? सबसे अच्छी समय या अवधि जो है कौन सी होती है? बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा समय है वो कौन सा होता है? जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक। तो बिहार के लोगों के लिए बात करें तो मधुमक्खी पालन का जो समय सबसे उपयुक्त माना गया है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ जो है सबसे उपयुक्त माना गया है। क्यों? मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में ही अंडे देती हैं और मधुमक्खियां जो हैं लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को साफ करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद के भंडारण के लिए बक्सों की ज़रूरत होती है। और यही बात करें तो कृत्रिम खेती मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए शुगर दी जाती है, अर्थात चीनी जो होती है वो खरीदी जाती है या चीनी दी जाती है कृत्रिम तरीके से मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का जो तरीका होता है या पालन करने के कार्य को यहाँ पे एपी कल्चर के नाम से जानते हैं या एपी कल्चर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भोजन संबंधित आदत जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है। मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन करना, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। निम्नलिखित में कौन सी भोजन संबंधी जो आदत है वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है? तो यहाँ पे बात करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट दोस्तों है क्या? तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इसकी अवधारणा को पहली बार 1990 में मान्यता प्राप्त हुई थी और कार्बन फुटप्रिंट यह बताता है कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं, उत्पादों और स्थानों द्वारा हमारे पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो जारी की जाती हैं। तो यहाँ पे बात करें तो स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों से कार्बन फुटप्रिंट के स्तर को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्थानीय खाद्य पदार्थों के सेवन से या उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करने से जो है कार्बन फुटप्रिंट के स्तर को कम किया जा सकता है। बात करें तो मौसमी खाद्य उत्पादों का सेवन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है। प्रत्येक वर्ष यह फुटप्रिंट के कम से कम 7 से 9% कम करने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए? तो उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं को अलग कर समूहीकरण करें, पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना लें, समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो यहाँ पे बात करें तो समूह में अगर हम सिखाने की बात कर रहे हैं कि समूह बनाते हैं, समूह में सिखाने का मतलब क्या होता है कि समूह में सिखाना सामाजिक रूप से ज्ञान के निर्माण में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। यह सार्थक और प्रामाणिक अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण विधि होती है। तो समूह गतिविधि के लिए समूह बनाना जो है वो ईवीएस छात्रों के सामाजिक परिवेश पर केंद्रित होता है। यह कक्षा में इस संज्ञानात्मक स्तर और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कहा गया ना कि लिंग के आधार पर बालक या बालिकाओं को अलग करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो गतिविधियों के लिए बनाए गए समूह विषम और आकार में छोटे होने चाहिए। ठीक है, पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके उतने बना लें। तो इनका जो आकार है वो छोटा होना चाहिए। किसी गतिविधि को संचालित करने के लिए समूहों के बीच सहयोग और भागीदारी होना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
और समूह गतिविधियों में सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को पूरी कक्षा से अधिक समूह नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि प्रयासों में समन्वय स्थापित करना और सभी समूहों की देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। जब आप पूरी कक्षा में जितना चाहेंगे उतना समूह अगर बना लेंगे तो सभी समूहों को देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि समूहों के बीच सहयोग और भागीदारी आधार पर समूह बनाएं। तो समूहों के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पे समूह बनाना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा गया कि कक्षा 3 की अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। तो इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? तो एक शिक्षिका है दोस्तों की कक्षा 3 में ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास जिन पक्षियों को देखें उनका अवलोकन करें और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। बिल्कुल, तो बात करें तो कक्षा 3 का अध्याय ऊंची उड़ान विभिन्न प्रकार के पक्षियों और उनकी विशेषताओं जैसे शरीर, आकृति और संरचना, चोंच के प्रकार और विभिन्न पक्षियों के रंग के बारे में है। तो इस अध्याय का मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों में पक्षियों के प्रति जो है रुचि और जो बुनियादी समझ है उसको विकसित करना। तो इस गतिविधि का उद्देश्य पक्षियों में छात्रों की रुचि विकसित करना है, क्योंकि छात्रों में रुचि जो है वो विकसित करना है। बिल्कुल, छात्रों में पक्षियों के प्रति जो है रुचि विकसित करना है, क्योंकि विद्यार्थी अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने की गतिविधि का आनंद लेते हैं। वे पक्षियों में रुचि विकसित करते हैं और पक्षियों के विभिन्न विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे उनके खाने की आदतें क्या हैं, उनके घोंसले के प्रकार क्या हैं, उनकी संरचना क्या है। अब पर्यावरण में पक्षियों को देखने से छात्रों को सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, जिससे वे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, मौसम, सामग्री या जानवर? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर बच्चों को भागों में पढ़ाए गए बजाय एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हमें छात्रों को अलग अलग धारणाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें उन्हें अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को इस एकीकृत तरह से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे एक विशिष्ट विषय के अन्य पहलुओं का जो है वो पता लगा सकें और उनके बीच जो है संबंध को ढूंढ सकें। तो यहाँ पे बात करें तो प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम कौन सा है? जल है। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा गया है, देखिएगा कि हमारे देश में आदिवासी जो हैं हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छा कथन जो दिया गया है कांसे के बारे में उसका चयन आपको यहाँ पे करना है। तो लोहा और चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। कांसा एल्युमिनियम, तांबा, जिंक का मिश्रण है। कांसा तांबा जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्रियां जो है उपलब्ध होती हैं। विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से वे सामग्रियों में विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं या क्वालिटी है वो पाई जाती हैं और उनके गुणों के आधार पर विभिन्न प्रयोजन हेतु इन सामग्रियों का जो है वो इस्तेमाल या उनका यूज जो है वो किया जाता है। तो हम बात करें यहाँ पे कांसे के विषय में, तो कांसा एक धातु होता है जैसे एल्युमिनियम, लोहा और तांबा। एल्युमिनियम, लोहा और तांबा की तरह जो है कांसा भी एक धातु होता है। यह लाल भूरे रंग का होता है। यह तांबा और टिन को भट्टी में पिघला कर बनाता है। कह सकते हैं कांसा जो होता है तांबा और टिन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ठीक है दोस्तों, तो कांस्य जो होता है एल्युमिनियम की तुलना में वजनी होता है। मतलब एल्युमिनियम को अगर तुलना करें तो इसका वेट जो है ज़्यादा होता है। आदिवासी लोग कांसे का इस्तेमाल हजारों सालों में बहुत से चीज़ों को बनाने में करते आ रहे हैं, जैसे औजार, बर्तन, मूर्तियाँ इत्यादि चीज़ें बनाते थे। और इसका उपयोग जो है गोलकोंडा किले में मिली बड़ी तोपों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।